बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जिस में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इस वक्त हर जगह पर एक ही बात हो रही है, वो ये है कि हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। हुकूमत के मुस्तकबिल को जोड़ा जा रहा है मखसूस नशिस्तों के केस के साथ। अगरचा जो रिज़र्व सीट्स हैं उनका हुकूमत के मुस्तकबिल के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अगरचा 2/3 अक्सरियत जो है वो ज़रूर मुतासर होती है, लेकिन हुकूमत की सादा अक्सरियत अपनी जगह पर बरकरार रहती है। लेकिन इस वक्त एक ही चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत रहा है और जिस पर कल भी मुशावरत का अमल हुआ, आज भी फुल कोर्ट ने उस पर मुशावरत की, उसका फ़ैसला क्या आ सकता है। मखसूस नशिस्तें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी तौसीक की, ये तमाम नशिस्तें जो है मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, JUI को और इस तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तकसीम की जा चुकी हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो कोई बाकायदा पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। इस पर सारी की सारी डिबेट जो है वो आप सुन चुके हुए हैं, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर इजहार ख्याल किए जा रहे हैं। एक राय ये ज़ाहिर की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उनके दलाइल और उनकी गुफ्तगू ये है कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तन्हा रह गए हैं। उनका ये कहना है कि उनके मौक़िफ़ की हमायत करने वाला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शायद ही बाकी कोई दूसरा जज मौजूद हो, और उनका ये कहना है कि एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो भी आप इसको नाम दे दें, उनके हक़ में आने वाला है, जिसके बाद पार्लियामेंट का मंजरनामा बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो ये कह सके कि बाकी हमारे पास तो 180 नशिस्तें थी, बाकी चीज़ों का भी फ़ैसला किया जाए, उसमें एक बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, और पेशावर हाई कोर्ट ने उस वक्त किया था जब पेशावर हाई कोर्ट से बहुत सारे फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रहे थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि न सिर्फ़ लाहौर बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपनी अबूरी ज़मानत दरकार होती थी, वो पेशावर हाई कोर्ट से रजू करते थे, वो पेशावर हाई कोर्ट जाते थे और वहाँ से उनको एक वाज़ेह तौर पर एक ज़मानत मिल जाती थी। बहुत सारे लीडरान ने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया और कोशिश की कि वो इसके ज़रिए दोबारा मंजरनामे पर आ सकें जो कि मफरूर थे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला किया कि ये सीटें जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसी को बरकरार रखा जाएगा और ये नशिस्तें जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद को ही मिलेंगी। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जा रहा है कि वो जितना सॉलिड बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना केस पेश किया था, अब भी वही फ़ैसला बरकरार रहेगा। दूसरी राय ये ज़ाहिर की जा रही है और इसके साथ ही तीसरी राय ये ज़ाहिर की जा रही है कि एक मुनक़सिम फ़ैसला यानी कि एक डिवाइडेड डिसीजन आ सकता है। वो डिवाइडेड डिसीजन क्या हो सकता है? वो तकसीम फ़ैसला इस किस्म का होगा कि कोई 5 जज हमें इस तरह साहिबान नज़र आ रहे हैं, हम भी सिर्फ सवालात की बुनियाद पर एक राय का ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में राय दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दी जाएँ। इसके साथ ही जो दूसरा काम होगा वो ये है कि जजों की एक तादाद जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखेगी और ये कहा जाएगा कि ये नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद में या बाकी जमातों में ही जिस तरह पहले तकसीम की गई थी उसी तरह तकसीम होंगी। लेकिन एक तीसरा फ़ैसला भी इसी में बाज़ जज साहिबान जो है वो करेंगे और वो फ़ैसला ये हो सकता है या होगा कि चूँकि आइन इस पर खामोश है, लिहाजा इस पर कानून साजी की जाए और इसको पार्लियामेंट के ज़रिए वाज़िया किया जाए कि ये नशिस्तें किसके पास जानी चाहिए और इसके हवाले से पार्लियामेंट इस पर डिबेट करें और तब तक इस फ़ैसले को मुअत्तल रखा जाए कि ये नशिस्तें किसके पास जाएंगी। ये बड़ा ही अहम एक पहलू है जो कि
तीनों हवालों से कहा जा सकता है कि किसके पास ये नशिस्तें जा सकती हैं। दूसरा इस वक्त सवाल जो किया जा रहा है वो है बानी PTI की रिहाई के हवाले से। इद्दत केस का फ़ैसला भी कल आने वाला है। इसके साथ ही जो है मुख्तलिफ मुकदमात में जो ज़मानतें हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अभी हाल ही में 9 मई के 3 मुकदमात में जो ज़मानत मनसूख हुई है उसकी वजह से फिर ये कहा जा रहा है कि बानी PTI जो है अभी जेल में ही रहेंगे। क्या वो बाहर आ सकते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ख्वाहिश है कि उनके कायद, उनके लीडर बाहर आ जाएं। बाहर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, छुट्टियों में कौन से केसों की समाअत होगी, किस तरह होगा, क्या पोजीशन है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। इन्हीं तमाम चीज़ों को सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, अदालत से क्या चीज़ सामने आ सकती है, उसका क्या इम्पेक्ट होगा। कानूनी माहिरीन ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए। कानून के हवाले से बात है, आइन के हवाले से बात है, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ चौधरी मोहम्मद नसीर कंबो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर खुरम रज़ा खोखर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पीपल लायर्स फोरम से ताल्लुक़। खुरम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ अवैस अहमद भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इंसाफ लायर्स फोरम की नुमाइंदगी करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब वक्त देने के लिए। मखसूस नशिस्तें, ये कंबो साहब, इस वक्त एक परसेप्शन ये बन रही है कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, तगड़ा फ़ैसला आ जाना है, उसके बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो जानी है, अदालत के ज़रिए ख़त्म हो जानी है। क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अफवाहें हैं, और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि PTI जो है वो अफवाहें फैलाने में, जो है बयानियाँ बनाने में बड़ी चैम्पियन है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे मुस्लिम लीग नून का केस जो है वो बड़ा वैलिड है, और इसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये कंकरेंट फाइंडिंग है, जिस पे जो है वो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 51 और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 106 जो है वो बड़ा वाजे है कि जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपने जो भी सीटें नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में आपने हासिल करनी है तो उसके तनासब से आपने लिस्ट देनी होती है। अच्छा, अब ये लिस्ट देना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कमांड है और ये मैंडेटरी है। तो अब आप इस केस में जो है वो बिल्कुल कानूनी तौर पे जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो नॉकआउट हो चुकी है, क्योंकि PTI जो थी पहले सुप्रीम कोर्ट से इनका जो बल्ले का निशान था उसकी बना पे ये सारे कैंडिडेट जो थे वो आज़ाद डिक्लेयर हुए और इन्होंने आज़ाद मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो ज्वाइन किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा पार्लिमानी, और उससे इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें मांगी तो उन्होंने खत लिख के कह दिया कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो लिहाजा हमने तो अब इन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, हाँ उस पार्टी की अपनी नुमाइंदगी होती तो फिर उसके तनासब से ये आज़ाद बीच में ऐड हो जाने थे। आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, और टेक्निकल बात शायद आपकी दोस्त भी हो, मुझे वो तो जजों, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं उन्होंने ही इसके ऊपर फैसला करना है, लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे और पैदा हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके बहुत सारे जज जो हैं वो इस वक्त मैं जस्टिस मुनीब की बात कर रहा हूँ, मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की बात कर रहा हूँ, वो सारे कह रहे हैं कि हमारा मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। ये सारे का सारा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम तो बाहर निकालना ही नहीं चाहते थे उसमें से, सारे इंतखाबी अमल में से। ये इलेक्शन कमीशन ने सारे का सारा गलत कर दिया। इलेक्शन कमीशन की गलती को अब ठीक करना है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आप नॉकआउट होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि जजेस की जो कोर्ट्स में ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हमें फैसला नहीं समझना चाहिए, और जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो यूजुअली ऑर्डर नहीं होती, और ना बाद कात वो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जो ऑर्डर शीट होती है उसका हिस्सा होती है, और हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ही जो है वो हम अपनी राय कायम करते हैं क्वेश्चंस को जी ये को जो है वो उससे, तो इससे हम ये नहीं अखज़ कर सकते कि अब ये फैसला है। अच्छा, अब ये देखें कि ऑब्जर्वेशन जो हैं वो जजेस साहिबान हैं, वो अपनी राय है, कुछ जजेस जो है वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो PTI की फेवर में जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की ऑब्जर्वेशन जो हैं, सवालात जो हैं वो
उससे नज़र आ रहा है कि फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का अपहेल्ड रहेगा। तो ये इसमें मैं समझता हूँ ये बड़ा एक लैंडमार्क जो है वो जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और ये पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर सर जोड़ के बैठी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने हमेशा से जो है मैं समझता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी उन्होंने हटदर्मी की। तो उन्होंने छोड़ें पॉलिटिकल बातें, अवैस भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, वो इनकी सीटें लेते हुए आपको जरा दिल में होगा नहीं वो? देखें अब मैं आपको बताऊं जो देखें नजम भाई, हम सब आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आईने पाकिस्तान ने ही अगर आईने पाकिस्तान इनको वो सीटें देने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं देता, या आईने पाकिस्तान की जो कमांड है जिस वक्त लिस्ट देनी थी वो नहीं दी गई, तो उस वक्त फिर अब देखें कानून के बारे में ये बात आपकी मोरालिटी बेस पे तो आप कह सकते हैं, सियासी तौर पे तो कह सकते हैं, बट कानूनी तौर पे और टेक्निकली ये नॉकआउट है। और अच्छा। कानून के बारे में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। कानून ने अपने फैसले जो है मोरालिटी बेस नहीं करने, बल्कि कानून ने अपने फैसले जो है कानून को देखते हुए आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मोरालिटी और कानून अलग? जब आप ग्राउंड पे नहीं देखें, मेरी बात सुने, जब आप सियासी बात करते हैं तो सियासी बातें तो बहुत सारी ऐसी होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कानूनी तौर पे इमरान खान साहब जेल में हैं। अच्छा, अब अगर वो पॉपुलर हैं तो उनको छोड़ दें? बात यह है कि जो कानूनी पैरामीटर्स हैं, जो आपने कानूनी वायलेशनें की हैं, जो आपने ऑफेंसेस किए हैं, वो आपने फेस करने हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी आईनी तौर पे अब जो है इसका बेहतर तौर पे जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं जरा खुर्रम खोखर साहब, पीपल पार्टी क्या समझती है, किस तरफ जाना चाहिए? कुछ सीटों में ख्याल आपकी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा राल टपक रही है, थोड़ा सा मिल जाए तो क्या हर्ज क्या है? वो जेयूआई को देखें ना आप, जेयूआई वैसे हुकूमत के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन कामरान मुर्जा साहब और जेयूआई के वकील जो वो कहते हैं बस इलेक्शन कमीशन ने ये काम ठीक किया है, ये जो सीटें हमें दे दी ना टका के, उधर भी पेशावर में भी और सारी जगहों पे, तो आपका क्या ख्याल है, किसको मिलनी चाहिए? देखें जी, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है इन सीटों के ऊपर वो यही है कि जो कानून के मुताबिक फैसला है वो होना चाहिए। वो कानून अभी बता रहे थे जी, मैं साहब बता रहे थे, मैं सर इसमें अर्ज करता हूँ कि जो पॉलिटिकल मैंडेट है वो अदरवाइज है और जो लॉ है वो अदरवाइज है। अच्छा, जो एक लीगल एक पोजीशन है, जो एक लीगल बाइंडिंग है कि आपने लिस्टें देनी है अपने मेंबर्स की, वो इन्होंने टाइमली सबमिट नहीं की, और एक ऐसी पार्टी जिसका पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं है उसको सीटें दे दें। नहीं, अब तो पार्लियामेंटी पार्टी बन गई ना, उनकी पूरी शामिल हो गए, पार्टी नहीं है। अच्छा, विद योर परमिशन, वो पार्लियामानी ग्रुप तो आप कह सकते हैं। पार्लियामानी ग्रुप और पार्लियामानी पार्टी में फर्क करेंगे आप? जी फ़र्क है जी, इसमें फ़र्क है। पार्लियामानी पार्टी और पार्लियामानी ग्रुप जो है ये दो चीज़ें हैं, उसमें प्रोवाइडेड है इलेक्शन एक्ट के अंदर। और जो सुन्नी तहरीक है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तो सुन्नी तहरीक और चीज़ है। जी बिल्कुल जी, सॉरी SIC, तो आई एम करेक्टेड जी। तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसमें उनके पास उन्होंने किसी पार्टी की टिकट के ऊपर कोई मेंबर जीते ही नहीं है। तो जब एक पार्टी का पार्लियामेंट में वजूद नहीं है, उनके अपने चेयरमैन भी जो थे वो भी अपने इंतखाबी निशान पर नहीं थे। जी बिल्कुल। तो जब एक पार्टी ने उस निशान के ऊपर उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो उसको सारी सीटें उठा के दे दें। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइकिंग है, हमारे मुल्क में जो सियासत है वो पर्सन ओरिएंटेड होती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है। तो इमरान खान का नाम लेके काफ़ी सारे लोगों ने वोट लिया, उस वोट की बेस पे वो जीते हैं, तो वो उस तरह शेयर वो मांग रहे हैं, वो मॉरल तो हो सकता है, लेकिन जो लीगल बाइंडिंग है हमने उसको देखना है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं बात करूंगा, जिस तरह से लिमिटेशन एक्ट है, आपके पास बहुत अच्छा केस है, लेकिन अगर आपने विद इन टाइम अपील फाइल नहीं की, विद इन टाइम सूट फाइल नहीं किया, विद इन टाइम आपने जवाब दाखिल नहीं किया, आपका जवाब देने का हक जो है वो अदालत जब्त कर लेती है कि आप जवाब नहीं दे सकते। बाज़ कहा तो हम कोर्ट को इल्तिजा करते हैं कि विद कॉज हमें ऑर्डर कर दें जवाब देने का, और नहीं देते वो कहते जी लीगल बाइंडिंग आपने विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड जो मेंशन है लॉ में उसमें जवाब नहीं दिया, नाउ यू आर आउट ऑफ द कोर्ट। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। ये बैठे हुए हैं कंपोज साहब बैठे हुए हैं, ये मियां नवाज शरीफ के लिए डेट गुजरने के बाद भी चले जाएं, ठीक है। आप भुट्टो साहब के लिए साल अशरों के बाद भी चले जाएं, ठीक है। यार ये बेचारे थोड़े दिन बाद चले जाते तो इतराज है खोखर साहब, ऐसा ये तो फेयर नहीं है फिर है। देखिए जो जूरिस्ट हैं
जुडिशल माइंड है। हाँ। उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं, बहुत साइड पे बहस हुई है। सही है, And वो we फैसला hope for the अदालत ने best। देना है। हम सिर्फ उसके मुख्तलिफ जो है, चूंकि लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सुनना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एक कानूनी पहलू वाज़ेह करने के लिए ये सारी की सारी बहरहाल ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इस पे लॉ डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए तो अभी जज जूरिस्ट सारे मुशावरत कर बैठे रहे हैं, हैं। जूरिस्ट ने 2 दिन हो गए जज बैठे हुए मुशावरत कर रहे हैं, करना क्या है जी बिल्कुल। यानी कि जज फैसला हो गया, समाअत हो गई, आर्गूमेंट आ गए, काउंटर आर्गूमेंट आ गए, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद भी अभी जज साहिबान बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं फैसला हमें करना क्या है, और इसके ऊपर मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन कानूनी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है जी, और सोच ये है कि जो कलेक्टिव विजडम है वो गलत नहीं होती। अब 13 जजेज हैं, वो बैठे हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह लॉ डेवलप होगा इसके ऊपर, आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन बड़ा कानूनी पोजीशन ये जो है, सारी पार्टी जो है अवैस भट्टी साहब वकीलों के ज़रिए चलाई जा रही हो और कानूनी पोजीशन आपकी ये हाल हो, तो फिर मेरा ख्याल है सलूट करना चाहिए आपके तमाम वकीलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल लॉयर्स को सलूट तो बनता है लॉयर्स चाहे वो पीटीआई के हों, पीएमएलएन के हों, पीपल्स पार्टी के हों, बिल्कुल सलूट बनता है। अपने ताईं वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी हर बंदा अपनी पार्टी के लिए कोशिश करे। इसी तरह हमारे लॉयर्स भी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहे हाँ। कि वो बियॉन्ड द लॉ की बात कर रहे हैं। अगर एक पार्टी नहीं, वो बियॉन्ड द लॉ की बात कर रहे हैं। मैं अपने भाई को भी बताऊंगा, मेरे भाई अभी कानून की बात कर रहे थे, आइन की बात कर रहे थे, आइन पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि विद इन 3 डेज आपने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। जो भी इंडिपेंडेंट हैसियत में बंदा जीता है उसने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर गलत कर ली ना। देखिए कैसे गलत कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो अपनी कोई सीट नहीं थी। आपने देखिए उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने एक पार्टी जीती है, हारी है, उसने कोई इलेक्शन लड़ा है, नहीं। देखिए एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। सर उसका अपना चेयरमैन अवैस भाई, उसका अपना चेयरमैन, उसकी टिकट के ऊपर अपना चेयरमैन उसका आजाद इलेक्शन आजाद लड़ रहा है, उसको खुद अपनी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है और आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप बताएं कि वो पीटीआई का कैंडिडेट था। यार वैसे मान ले गलती होगी, वैसे वो गलती हो गई ना। मेजर बेनिफिशियरी यार जमात इस्लामी ज्वाइन कर लेते, इससे बेहतर था। आप मुझे ये बता दीजिए, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने प्रोपोर्शनेट पे 1/3 जो सीट्स हैं किसी पार्टी को मिलनी है ना। जी क्या पीएमएलएन अगर 100 सीट जीती है जी तो 1/3 लेनी है ना, किससे ज्यादा ले लेनी है? किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा उस अपनी जो रेशो जिससे वो जीता है उससे ज्यादा की सीटें, कैसे उसको सीट्स मिल सकती हैं? कहां पे ये लिखा हुआ है? मेरे भाई मुझे कोई कानून बता देना कि किसी आइन के अंदर जब इस तरह के लीगल डिफेक्ट्स होते हैं तो उनको क्योर किया जाता है। इन्हीं लीगल डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए ये जो चीफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है हमारा, यही चल रहा है ना कि इस लीगल डिफेक्ट को क्योर किया जाए। देखिए नहीं, आपने नुक्ता बड़ा अहम उठाया आप 1/3 से ज्यादा सीट्स नहीं ले सकते। 1/3 है तो आगे फुल स्टॉप है। या तो मुझे कुछ बता दिया जाए इन्हें पाकिस्तान इनको अलाउ करता है, किसको दें फिर वो सीटें? देखिए इसी का देखिए ये लीगल डिफेक्ट है ना। आईने पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें कर रहे हैं जिसको मर्जी करना है। वैस बड़ी अहम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये नहीं है। देखिए लीगल डिफेक्ट्स क्या हैं? आपने इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी ज्वाइन की, अगर उसने इलेक्शन लड़ा है, नहीं लड़ा, ये लीगल डिफेक्ट है। ये चीज नहीं है कि आपने जो बंदा जिनका 1/3 सीट जिनको मिलनी थी वो उनको मिल गई। देखिए ये जो लैकूना है इसको फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल देखिए इंशाल्लाह कल कानून की जीत होगी। आईने पाकिस्तान के अंदर कोई छोटी मोटी चीज है, देखिए कोई ऐसी है जिसमें अमेंडमेंट हो सकती हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट है इसमें इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेगी और वो अच्छा फैसला इंशाल्लाह हम सबकी तवक्को है। हम सबको एहतराम भी करना चाहिए। तमाम लोग जो जजों के हवाले से, फैसलों के हवाले से ये इतराज़ात करते हैं, मेरे ख्याल इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ अवैस ने बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा यार आपकी इतनी सीटें, आप अपनी सीटें लें, संभालें, आप दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्यों ललचाई नज़रों से राल टपका रहे हैं उनकी सीटों के। या चले उनकी तो अभी साबित होगा ना कि उनको मिलती हैं,
आप अपनी सीटों पे रहे, वो कह रहे हैं अपनी सीटों पे इखलाकियात है ना, मोरालिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोरालिटी नहीं, कानून की बात कर रहे हैं। नजम भाई, कानून की बात कीजिए, 1/3 नजम भाई पहले पोर्शन पे तो भट्टी साहब जो हैं वो इस चीज पे कंसीड कर रहे हैं कि ठीक है हमने लिस्ट नहीं दी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड हमने पूरी नहीं किया, ठीक है ना, बिल्कुल ये नहीं कहा, अच्छा लिस्ट नहीं दी ना, ठीक है ना, अच्छा अच्छा अब ये सीटें नहीं एक मिनट इसको लिस्ट दी कि नहीं दी? देखिए लिस्ट ये नहीं है कि आपको कानून उस पे कोई कदगन है कि आप कानून उस पे रोकता है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं, बाद में दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, नहीं ये आइन में लिखा हुआ है, मैं तो इस पे आइन से बढ़ के तो कोई चीज नहीं ना, हमेशा ये देखें सर, ये मैं क्लास पढ़ देता हूँ, ये जो है आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसकी क्लॉज जो है डी जो है, मेंबर टू द सीट रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू द प्रोविंस अंडर क्लास 3 शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद law through proportional representations system of the political party. Lists of candidate on the basis of total number of general seat secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. अच्छा, इसी तरह वो कहता है provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seat won by political party shall include the independent. सर वो बात ये ना, वो कह रहे हैं बाद में दे सकते थे, नहीं लेकिन देखिए एक पार्टी के पास सीट से मैंने PMLN फॉर एग्जांपल PTI हूं, अगर 10 सीट्स जीती हैं मैंने तो उसके प्रोपोर्शनेट के मुझे हिसाब से इन्होंने जब मैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो मैं अपनी लिस्ट दोबारा जमा करवा सकता हूं। इन्होंने पाकिस्तान ये अलाउ करता है कि जब उस लिस्ट में तरमीमी लिस्टें आती रहती हैं, इन्होंने सर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास अगर नहीं उसके पास इतने लोग आ गए, लेकिन अवैध ये कहा जा रहा है कि तरमीमी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन कोई लिस्ट मौजूद होगी तो तरमीम सर इसमें जब एक पार्टी के पास मेंबर ज्यादा आ गए, उसका हिस्सा बन गए, तो लिस्ट उसको सर इसमें देखें भट्टी साहब माशाल्लाह तकरीर बड़ी अच्छी कर लेते हैं और आई रियली अप्रिशिएट, बट देखें ना हर काम करने का आइन और कानून एक तरीका बताता है। अब देखें ना, चाहिए तो ये था ना कि ये जो आइन की कमांड है वो ये है कि इलेक्शन से पहले लिस्टें दी जाती हैं, ठीक है ना। यूजुअली पार्टियां क्या करती हैं कि उनको उम्मीद होती है हमने 60 सीटें जीत जानी है, जब उनको सीटें मिलती है तो उसके हिसाब से उनको 35 या 36 मिलती हैं, वो जो ऊपर नंबरों वाले हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं, बाकी जो है वो रह जाते हैं। अब इन्होंने 8 फरवरी से पहले लिस्ट नहीं दी। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो वहां पे इन्होंने एक एप्लीकेशन गुजारी कि जी हमें जो है वो लिस्ट देने की अब इजाजत दे दें, क्योंकि यहां पे पीटीआई जो है वो तो एक एप्लीकेशन देके पार्टी बनी है, वरना तो चले इसको एक और तरह से देखते हैं। ये सारे टेक्निकल चीज़ें तो अदालत की कार्रवाई में भी सामने आ गई। अब मुझे सिर्फ एक सादा सी बात बताइएगा, अगर ये सीटें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जो भी आप इसको नाम दे लें, मिल जाती हैं, हुकूमत पे क्या फ़र्क पड़े? एक तो आपकी 2/3 अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की जो अलाइंस है MQM का, वो नहीं रहेगी, लेकिन और क्या इम्पैक्ट क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करती है, मैं तो सिर्फ एग्जेम्पशन पे बात कर रहा हूं, सपोज पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं, हाँ जी, तो हुकूमत की सिंपल मेजॉरिटी रहेगी। यानी हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है ना कि 2/3 अक्सरियत लेजिस्लेशन में मसाइल पैदा होते हैं, आइन की तरमीम में, लेकिन होता पता क्या है, लेजिस्लेशन में बहुत सारी लेजिस्लेशन वो होती हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होती हैं और बहुत सारी होती हैं जो 2/3 से होती हैं। अच्छा, अब देखें ना ये आने वाले मुस्तकबिल में क्या सिनेरियो बनता है, पार्टियों में फॉरवर्ड ब्लॉक देखते हैं बन जाते हैं, तो आपने अगली काम देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं देखिए मेरी बात सुने, अब बात यह है कि लेजिस्लेशन के लिए जब भी कोई कानून बनता है, आपने देखा है पीछे माजी में एक ऐसा कानून बना था कि जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट दिया, वो लेजिस्लेशन जो होती है वो तो सर्कमस्टांस के हिसाब से होती है, तो वो वो पॉलिटिकल कानून साजी है ना, वो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में करती हैं मुज़ाकरात। पीटीआई को मिल गई सीटें, फर्ज एज्यूम करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? जी हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगी और कानून साजी भी वो कर सकते हैं। सही है, सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, आइन में तरमीम नहीं हो सकती। अगर वो कोई नया कानून पास करना चाहे तो वो सिंपल मेजॉरिटी से वो हो सकता है। आइन में तरमीम के लिए फिर उनको पीटीआई से रब्ता करना पड़ेगा, उनके बंदे लेने पड़ेंगे या लेना पड़ेगा। क्या फर्ज करिए इनको मिल गई, हुकूमत को मिल गई, आपको मिल गई, वैसा क्या इम्पैक्ट, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा? देखिए इनकी ख्वाहिश जो है, कल को ये जो हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो एक साइड पे जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं,
उनकी ये बदलना चाहते हैं कि जो उनका जो टेन्योर है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो टेन्योर को 3 साल तक करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ये होगा। देखिए, इस मुल्क के मफाद के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क के मफाद के लिए तो इन्होंने पहले ईसीपी के साथ मिलकर जो इस कौम के मैंडेट को इन्होंने चुराया है उस पे बात करें। देखिए, उस कौम का मैंडेट जो है, उस कौम के मैंडेट के मुताबिक उनको सीट्स दे दी जाए। आपको क्या डर है भाई? आप उस इलेक्शन कमीशन के जो जोन है उससे बाहर निकल आए। अब आपने देखिए, अगर इनको डर नहीं है कि पीटीआई की ये जो सीट्स हैं, जिनकी सीट्स है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स है, उनके पास जाने दें। ये क्यों 2/3 मेजॉरिटी लेके इन इंस्टीट्यूट्स को, जिस तरह कल अभी इन्होंने एक प्राइवेसी बिल पे लेके आए हैं, क्या इसी के अंदर कल इन्होंने, आज तो हम लोग इसमें आ रहे हैं ना, कल को ये लोग भी इसका निशाना बनेंगे। इस तरह की ये तो अभी तक अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कल को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोर्ट्स, देखिए जुडिशरी आजाद है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्कुल एतमाद है। कल क्योंकि जजेस की जो अभी तक स्टेटमेंट्स हैं, वर्डिक्ट्स हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चीजें इंशाल्लाह बेहतर होने की तरफ जा रही है। जैसे अतर मीन अल्लाह साहब का जिक्र करूंगा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की सजनिश की कि आपने जो ऑर्डर कुछ है और आप उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ कर रहे हो। आपने तो एक पार्टी को नॉकआउट कर दिया ना। देखिए, इस नॉकआउट की बेस के ऊपर ये अपना फायदा ना उठाएं और ना ही मेजर बेनिफिशियरी बनेंगे लोग। चलिए ठीक है, मजीद बात करेंगे इस पर, जवाब भी लेंगे और कुछ और इश्यूज भी हैं, अहम इश्यूज हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और उसके ऊपर राय यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिलती हैं तो उसकी हुकूमत नहीं बन सकेगी, लेकिन इसका जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो हुकूमत पर आएगा और हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत जो है आइन में तरमीम के लिए रिक्वायर्ड होती है वो नहीं कर पाएगी। हुकूमत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, कानून साजी भी कर सकेगी, लेकिन जो बहुत सारे प्लान्स जो कि सोशल मीडिया पे डिस्कस होते हैं, जैसे कि आइनी तरमीम लाकर आप चीफ जस्टिस के ओहदे की आइनी मुद्दत को 3 बरस करना चाहते हैं या इस किस्म की और चीज़ें, वो नहीं हो सकेंगी। अब एक और बहुत ही अहम सवाल जो है डिस्कस किया जा रहा है, तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ख्वाहिश है कि उनके बानी चेयरमैन बाहर आ जाए। इसके लिए हर थोड़े दिनों के बाद तारीखें भी दी जाती हैं, अब ये फ़लाँ केस हो गया, अब ये फ़लाँ केस हो गया। अब इद्दत केस जो है उसका फ़ैसला भी कल आने वाला है। अगरचे कुछ केसों में 9 मई के केसों में ज़मानतें मनसूख हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद तवक्कुआत क्या हैं? क्या बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? कितने केसेस बाकी हैं? क्या लीगल पोजीशन है? इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले अवैस भट्टी साहब, आप ही बताइएगा, हमें अपने वर्कर्स को बताइएगा, कानूनी पोजीशन है क्या? देखिए, सबसे बड़ी तो रुकावट जो कल का केस जिसमें वर्डिक्ट आने वाली है, देखिए वही है, उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है। देखिए इधर केस आप समझ लें, इसके अलावा कोई रुकावट नहीं है। किसी के अंदर बेल अगर रिजेक्ट हुई है तो उसमें कोई ऐसी सेंटेंस नहीं हुई कि आप उनको रोक सकते हैं। वो अगर यहाँ एक कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई तो दूसरी कोर्ट से हो भी सकती है, लेकिन क्योंकि जब एक आपको कन्विक्शन होती है वही आपको रोक सकता है। कल अल्लाह करे कि इद्दत केस इंशाल्लाह जिस तरह बाकी केसेस के अंदर पहले खान साहब की अपील एक्सेप्ट हुई हैं, उसमें सेंटेंस खत्म हुई, इंशाल्लाह इद्दत केस का भी कल पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द। और इस हमारे क्या इम्कानात मौजूद हैं कि इद्दत केस जो है आगे फिर हाई जुडिशरी में फिर चैलेंज कर दिया जाए? क्योंकि मुझे जो इस वक्त जज्बातियत नज़र आ रही है उनके मुकाबले पे और जिस किस्म की सूरत नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये केस जो है फिर आगे अदालतों में जा सकता है। देखिए, अपील में तो अगर देखिए हमारे हक में आता है, अगर पीटीआई के हक में, खान साहब के हक में इद्दत केस का कल डिसीजन आता है तो खान साहब तो बाहर होंगे। दूसरी जो पार्टी है बिल्कुल उसके पास अपील का राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, उनको किसी ने नहीं रोका। अगर हमारे अगेंस्ट आता है तो बिल्कुल हम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील लेकर जरूर जाएंगे। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी, सॉरी हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहां जरूर जाएंगे। देखिए, अगर उनके हक में आता है तो वो हम लोग जाएंगे। इसी तरह तो ये तो है कि आपको ये लग रहा है कि कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सियासी शऊर भी रखते हैं और उसके साथ कानूनी भी रखते हैं, एतजाज़ एहसन साहब को सुन रहा था मैं, शेख रशीद को सुन रहा था मैं, बाकी लोगों को सुन रहा था, ख़ुद अलीमा बीबी ने इन चीज़ों का भी इजहार किया कि उनको अभी इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए, खान साहब सिर्फ एक केस की वजह से अंदर हैं, बाकी केसेस उनके अभी तक जो हैं वो सेंटेंस जिनके अंदर कन्विक्शन थी वो अपील के अंदर उनकी अपील सस्पेंड हो चुकी, सॉरी कन्विक्शन जो सस्पेंड हो चुकी हुई है और अपील एक्सेप्ट हुई हुई है। ये एक केस है जिसके अंदर कल अगर
पॉजिटिवली रिजल्ट आता है, देखिए, और इस केस के अंदर वो बाहर आ सकते हैं। बट ये नहीं है, क्योंकि जिस तरह आज उनकी बेल खारिज हुई है, तो ये नहीं कल अगर इमीडिएट बेसिस के ऊपर कल अगर इनके हक में ये फेवर में आ जाता है, डिसीजन आता है तो बाहर, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जमानतों का मनसूख होना इतनी बड़ी बात नहीं है। मनसूख बात है, लेकिन ये नहीं कि इनको वो रोक सके। वो देखिए, कल कलार को 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो हायर कोर्ट्स हैं उनके खान साहब की जमानत हो जाती है, तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये नहीं है कि उनको हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई सेंटेंस है उसकी अपील में जाना है, अपील की वजह से रुक रही है। अगर उनकी किसी केस के अंदर जमानत, चाहे वो माइनर केस क्यों नहीं है, उनकी जमानत खारिज है, तो उसका जितनी देर उसकी जमानत एक्सेप्ट नहीं होगी, उनकी बेल अलाउ नहीं होगी, उतनी देर तक बाहर नहीं आएंगे। सही है, बिल्कुल सही जी। बहुत बड़ी रुकावट कोई नहीं रहेगी। ये केस है जिसका कल फैसला आने है और उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं। खुर्रम रज़ा खोखर साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको, लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन सर ये है कि अभी अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो भी इनफील्ड है, उसका ट्रायल जारी है, उसमें गिरफ्तारी नैब ने डाली हुई है। तो अगर केस अगर ये अदरवाइज भी हो जाए, इनको कोई इंसेंटिव मिल भी जाए इमरान खान साहब को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिहा हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट केस में हो चुकी हुई है और वो ट्रायल जारी है, इन प्रोसेस है। उसमें जो इनके साबिक वज़ीर आला हैं, वज़ीर दिफा भी ने खटक साहब, उनकी एविडेंस भी हुई है परसों। वो तो जब तक वो कंक्लूड नहीं होता, वो तो बहरहाल कोर्ट ने डिसाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है, तो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें होनी है। तो जब तक वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, ड्यूरिंग ट्रायल बेल नहीं होती, ये एक बेसिक लॉ है। अगर ट्रायल जारी है तो जब तक वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, उनकी बेल नहीं हो सकती। तो वो एक नया केस है, जितनी देर तक जारी रहेगा तब तक उनकी जमानत नहीं हो सकती, ड्यूरिंग ट्रायल बेल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जो धड़ाधड़ जमानतें कैंसिल, इससे पहले भी 3 केसेस में, 9 मई के केसेस में जमानतें कैंसिल हुई। कहा गया कि जज साहब को कुछ शवाहिद पेश किए गए और उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दी, और इसके साथ साथ एक और कैंसिल हो गई। तो ये जो जमानतों की कैंसिल होना है, ये कितना रोल प्ले कर सकता है खान साहब को अंदर रखने में? नहीं, हर केस का अलग मेरिट्स है, हर केस को वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वो ट्रीट करेंगे। और फिर मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, बहुत सारी कोर्ट्स को तो पता भी नहीं इनके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं और किस फॉरम पे और किस प्रोविंस में। वैसे ज़्यादा जो ट्रायल है इनके वो इस्लामाबाद में चल रहे हैं, पंजाब में मेरे ख्याल से कोई ट्रायल इनका खान साहब का नहीं चल रहा जी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उधर की कोर्ट्स में है, नैब कोर्ट्स में है, बाकी जगहों पर है। आप नसीर साहब क्या नज़र आ रहा है आपको? पीटीआई वाले होपफुल हैं, बहुत पुरुम्मीद हैं कि इद्दत केस का फैसला अगर कल उनके हक में आ जाता है तो उसके बाद खान साहब की रिहाई जो है वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। देखिए, पीटीआई का होपफुल होना, वर्कर का चार्ज होना, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी पार्टी को अगर बहकावे ना दे, अपनी पार्टी को जो है ना बताए कि आज हो रहा है कल हो रहा है, तो पार्टियां इन नारों पे जिंदा रहती हैं। अच्छा। लेकिन कानूनी पोजीशन जो है ना इससे डिफरेंट है। अच्छा। देखिए, अभी पीटीआई की सिर्फ साइफर केस में इक्विटल हुई है, या तोशाखाना केस में इनकी सस्पेंशन हुई है, अपील इनकी पेंडिंग है। अभी इनका 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है बड़ा ओपन एंड शट केस है कि उसमें अभी इनकी ना बेल हुई है और वो ट्रायल चल रहा है और बड़ी स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इनको जो है वो जो केस था दूसरा, वो तहाइफ वाले केस में भी इनको 14 साल सजा हुई है। और उसके बाद जो है इनके खिलाफ बेशबहा 152 पर्चे हैं और इनके खिलाफ जो है वो 9 मई के बहुत सारे वाकयात हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 2 केसों में, अगर एक में बरी हो गए, एक में सस्पेंशन हो गई है, तो दर्जनों केस हैं इनके खिलाफ। लेकिन वो जो है 190 मिलियन पाउंड वाला केस देखे ना, जिसमें कि आप जो है वो पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिले, और वो क्या है जी, वो रिश्वत लेके वो जो यूनिवर्सिटी बनाई है अलकादर ट्रस्ट, वो लेके 7 अरब की, तो 60 अरब जो था वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अदा करने थे, उन्होंने जिनको जुर्माना हुआ था उसी चैनल से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा के उनको करा दिए। तो ये केस इमरान खान साहब के लिए बड़ा खतरनाक केस है। तो ये डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, तो लिहाजा ये केस जो है इसमें अभी इनकी बेल नहीं हुई। और उसके अलावा जो है वो तहाइफ वाला केस है, उसमें 14 साल सजा हुई है इनको। 9 मई के मामलात हैं, तो 9 मई के मामलात में तो ये बहुत सारे केसेस में इनकी गिरफ्तारी डाली गई है और फिर इनकी जमानतें खारिज हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी जो है 2 केसों में, अब कल वाला जो केस है जिसमें फैसला आना है, इद्दत केस, अब देखें इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आप प्रोसीजर को बिल्कुल वायलेट किया गया है। प्रोसीजर ये है कि जब कोई शख्स जो है वो शादी करता है तो उससे पहले क्या होता है कि वो तलाक देने का एक प्रोसीजर होता है। इस्लाम में एक प्रोसीजर दिया गया है कि 30 दिन के
3 नोटिस देने होते हैं। अच्छा, इस्लाम में नहीं, कानून में दिया अच्छा, गया कानून में इसको वाज़ेह कर दें। इसमें मैं बताता हूँ, कानून बता देता हूँ, मैं कानून बता देता हूँ। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 7 है वो तलाक को डील करता है। अच्छा, अब उस सेक्शन के मुताबिक तलाक देने का प्रोसीजर है, अगर उसको ना फॉलो किया जाए तो वहां पे सजा भी तजवीज की गई है। क्या मतलब आपका? कि अगर आप मसलन जो है वो वहां पे बताया गया है कि अगर आप सेक्शन 7 में दिया गया जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते, तो क्योंकि होता पता क्या है कि कानून ने एक पैरामीटर दिया है, उसके बाद सारा प्रोसीजर वायलेट हुआ कि वो 30 दिन के नोटिस नहीं दिए गए, उसके बाद जो था वो तो ये काम तो खाबर मानिका ने किया। अच्छा, ये मामला जो था फिर जाना था यूनियन काउंसिल में मौसर सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो प्रोसीजर भी नहीं किया गया। जो प्रोसीजर 4-5 महीने में 6 महीने में होना था वो फॉलो करके शादी होनी थी, तो वो पहले ही शादी करके, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडर क्वेश्चन है। और वो बहुत सारी चीजें मैंने, ये एक टेक्निकल सवाल पैदा हो गया कि क्या यूनियन काउंसिल से तलाक का सर्टिफिकेट लिए बगैर क्या ख्वातीन जो हैं दूसरी शादी कर सकती हैं? नहीं। नो देखिए अगर मैंडेटरी है वो सेक्शन, वो देखिए शरीयत की बात है ना, शरीयत नहीं, कानून फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो शरीयत, देखिए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एक और केस की इसका मतलब बात कर रहे हैं कि ये मुस्लिम फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसका सेक्शन 7 इसको डील करता है ना। अच्छा, तो वो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो नहीं होती तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज आपने फेस करने हैं। तो इसलिए कानून की नजर में आप ये कह रहे हैं, मैं जो बात आपकी समझ रहा हूं कि कानून की नजर में अभी तक जो पिछली टेक्निकल तलाक होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। बिल्कुल, देखे ना, एक तो जो तलाक देने का ड्यूरेशन था वो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद यूनियन काउंसिल वाला प्रोसीजर हुआ ही नहीं, जब पहला नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ। शरीयत की बात ही, शरी बात ही नहीं, मैं कानूनी बात सर, मैं देखिए जो लॉ पिछली तलाक हुई नहीं कानून की नजर में, देखिए जो लॉ ऑफ द लैंड है, मेरे भाई को ये कहां से इंफॉर्मेशन है? देखिए जो लॉ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, जो लॉ ऑफ द लैंड है ना जी, वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ठीक है। अच्छा, अब वो सेक्शन 7 जो है तलाक का, वो प्रोसीजर तो फॉलो होना है या नहीं होना है? वो प्रोसीजर तो फॉलो होना है ना। तो वो प्रोसीजर जो है वो कानून है हमारा, तो वो प्रोसीजर अगर हम ये दरवाज़ा खोल दें कि आप जो है वो प्रोसीजर फॉलो ना करें, यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट ना लें, तो इससे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अगर एक जो है वो मुल्क का टॉप लीडर है जिसकी इतनी फॉलोइंग है, वो उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेज तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सारा प्रोसीजर वायलेट कर दिया। सारा प्रोसीजर जो था सेक्शन 7 का आपने वायलेट कर दिया। अब वायलेट करने के बाद आपने, लेकिन मेरे ख्याल है अदालत में तो इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं होनी, इद्दत को डिस्कस किया जा रहा है। ये जो आप सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई सवाल उठाया ही नहीं गया कि ये क्या इससे पहले तलाकनामा रजिस्टर्ड हुआ और क्या उसके बाद जो निकाह हुआ, और अगर एक तलाकनामा पहले रजिस्टर्ड ना हो तो उसके अगला निकाहनामा उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है? नहीं, देखे ना, जब देखे आपने एक शादी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहां से उस रजिस्टर्ड शादी का रिकॉर्ड जो है उसको खत्म करके एक नई रजिस्टर्ड करनी है। सही है। तो अब आप पहली रजिस्टर्ड जो है जब तक उसकी तंसीख नहीं होगी वो सर्टिफिकेट, मौसर सर्टिफिकेट जारी होगा ना। रज़ा खोखर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें यही अर्ज करना चाह रहा था कि जो हमारे आइली कानून है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 61 का, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये प्रोवाइडेड है कि जो निकाहनामे का फॉर्म है उसमें एक कॉलम है, आपने लिखना है कि जो दूल्हा और दुल्हन है क्या वो कंवारे हैं या शादीशुदा है। अगर तो वो कंवारे हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आपने लिखा है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे या तलाक याफ्ता है तो तलाक सर्टिफिकेट साथ लगाना है, वो मैंडेटरी है। अगर वो आप नहीं लगा रहे तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, और वो जो आप नीचे एफिडेविट देते हैं निकाहनामे का, वो आपने झूठा निकाहनामा दिया है, आप समझ लेंगे, एफिडेविट आपने फेंक दिया, तो इसलिए वो मैंडेटरी प्रोविजन है। निकाहनामे का जो फॉर्म है जिसमें कॉलम में आपने मेंशन करना है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और उसमें इजाज़त क्योंकि देनी होती है। और ये इतलात मुसद्दका हैं कि जो तलाकनामा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये मुसद्दका? जी बिल्कुल जी, ये सुनने में है जो उनके जो ड्यूरिंग ट्रायल, जो अभी तक अदालत ड्यूरिंग ट्रायल ये प्रूव हुआ है कि खान साहब ने जो सेकंड मैरिज की थी और पहली मैरिज में जो निकाह का इसका तलाक का सर्टिफिकेट है वो साथ नहीं लगा हुआ। सेकंड नहीं, थर्ड मैरिज। अच्छा नहीं, हाँ, क्योंकि ऑफिशियल वैसे तो मेरी पता कितनी है, मैं तो गिन नहीं सकता, ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक अनकाउंटेबल है। सही। तो ये एक और वैसे ये एक कानून की खिलाफ वर्जी भी होगी बीच में। मैं बड़ा ना हैरान हो रहा हूँ, मेरे भाई हैं दोनों,
कि आप हियर से पे बिलीव करके बैठे हुए हैं। किस पे? हियर से है ना कि आपने मेरे सुनी, मैंने खुरम से सुन ली, खुरम भाई ने नसीर भाई से सुन। और भाई केस अगर ये होता कि एक मुफ्ती साहब आए, उन्होंने निकाह पढ़ाया, मुफ्ती साहब ने कॉलम्स देखने हैं, एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि आया जो फीमेल या जो मेल जिसकी शादी हुई मुतल्लिका है, जो भी ये वर्ड है ना, हाँ। वो उसे देखना है। देखिए मुफ्ती साहब के ऊपर कोई ऐसी एफआईआर हुई? देखिए आपका ख्याल है मुफ्ती साहब पे एफआईआर होनी चाहिए मैं जिस साइड पे मैं आ रहा हूं, एक बंदे ने जो वहां पे काम कर रहा है, ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं। देखिए मुफ्ती साहब ने जब उनसे पूछा आपका तलाक का सर्टिफिकेट या तलाक कब हुई, जो भी डेट्स खान साहब बता रहे हैं या बुशरा बीवी साहब बता रही हैं, वहां से इद्दत का इशू पैदा हुआ है ना। ये सवाल कुछ और इन्होंने पैदा कर दिया। बिल्कुल नहीं है कि आपका निकाह का सर्टिफिकेट ही, निकाह का सर्टिफिकेट मौजूद है। सर एक सवाल बड़ा टेक्निकल पैदा हो गया, कानूनी सवाल है अवैस। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 और उसका सेक्शन 7, उसके तहत जो है तलाक तलाक को डील करता है। उसके अंदर वो कहता है कि आपको 90 डेज हैं जिसके अंदर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या जो सेक्रेटरी है उसको नोटिस देना जरूरी है उसका, ठीक है। वो आपने पूरा अब जो एक साइकिल है 90 डेज का वो पूरा करना है, तो फिर आपको तलाक का मौसर सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर यूनियन काउंसिल की तरफ से तलाक का, अगर ऐसा ना हुआ, यूनियन काउंसिल की तरफ से तलाक का सर्टिफिकेट ना हो तो अगला निकाह हो सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं पढ़ाया जा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये तो सारी डेटें, ये देखिए ये सुनी सुनी बात करे ना, ये कोई मेरा भाई नहीं ये बात कर रहा। देखिए अगर कोर्ट के अंदर ये होता तो कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती नहीं। साबिक खातून अव्वल के जो अभी तक डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उनमें उनका नाम तो बुशरा मानिका ही आ रहा है। देखिए आपने कई इस तरह होता है कि आप एक जगह से तलाक नहीं होता, वो तो आईडी कार्ड के अंदर जाके चेंज करवाना है ना, आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज करवाना। अगर खान साहब के साथ जो उनका निकाह नामा है वो खान साहब के नाम से अगर चेंज हो, खान साहब के नाम से बन गया तो होना चाहिए। आपने जाके नादरा रिकॉर्ड के अंदर देखो मानिका तो है, मानिका तो ये तो नहीं कि मानिका नहीं है, खावत देखे अगर लिखा हुआ है, देखिए बुशरा मानिका लिखने से अपनी कास्ट उनके साथ है, ये तो नहीं है कि वो कोई वो ये कह रहे हैं, लिखा हुआ है, मैं जो बात समझाऊं वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनियन काउंसिल से तलाकनामा नहीं लिया गया और रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो ये एक और काबिल ताज़ीर और काबिल सज़ा जुर्म है। अगर ऐसा होता तो इसके अंदर, इस केस के अंदर खान साहब या बुशरा मानिका साहबा ना होती, इस केस बिल्कुल उनका वो मौसर सर्टिफिकेट मौजूद है। देखिए इस तरह की गलती कोई नहीं कर सकता। देखिए ये मैंडेटरी है, गलती तो हो गई ना। नहीं बिल्कुल नहीं, दोबारा निकाह किया। देखिए आप वैसे एक चीज है, खान साहब ने दोबारा निकाह, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, खान साहब ने दोबारा निकाह क्यों पढ़ाया? कोई गलती हुई थी तो पढ़वाया ना उन्होंने। देखिए अगर उनको, देखिए ये आपकी और मेरी सुनने की हद तक बातें हैं, ये डॉक्यूमेंट्री अगर प्रूफ ऐसा होता कि उनका निकाह नामा नहीं मौजूद, तो या उनका रजिस्टर्ड निकाह नामा या तलाक नामा उनका पहले वाला नहीं मौजूद, तो इसके ऊपर कॉग्निजेंस कोर्ट ने लेनी थी। और जब कॉग्निजेंस लेनी थी, उस कॉग्निजेंस के अंदर उन विटनेसेस को भी पकड़ा जाना था और उस मुफ्ती साहब को भी पकड़ा जाना था जो कि उसका, देखिए उनको लगाना चाहिए ना। देखिए अगर ऐसा होता, ये ऐसा नहीं है। सही, ये केस खुरम साहब वो कह रहे हैं वो सिर्फ सुनी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बात मेरे भाई ने खुद कहा कि मैं जो हम लोगों ने सुनी सुनाई को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई प्रूफ है तो बिल्कुल इनको। देखिए मैं तो फैक्ट्स की बात नहीं करूंगा, मैं तो लीगल साइड जानता हूं, और लीगल साइड ये है कि निकाह नामे पे, उसको मैं भी मानता हूं, निकाह नामे पे अगर आप लिख दें कि जी मैं कुंवारा हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो फिर किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लोग छुपाते हैं जो दूसरी शादी करते हैं ना, प्रैक्टिकली ये जो कोर्ट मैरिजेस में आते हैं वो मैरिड लोग होते हैं, लेकिन निकाह नामे के फॉर्म में वो लिखते हैं जी मैं कुंवारा हूं, तो इसलिए वो फिर परमिशन जो है सेकंड वाइफ मैरिज के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर वो आप कंसील करते हैं तो निकाह नामे के फॉर्म के नीचे एक हलफनामा होता है जो कि आप साइन करते हैं, तो आपने वो झूठा हलफनामा दिया, दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मेरा केस तो मेरे भाई ने खुद ही बना दिया जी। ये कह रहे हैं कि जब आपने एक लिख दिया कि मैं मुतल्लिका हूं तो फिर आपको किसी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूं अगर नहीं लिखा तो, अगर कुंवारा लिखा है तो कॉलम में अगर कुंवारा लिखा है तो कहीं नहीं लिखा, खान साहब कुंवारे हैं, तो अगर आपने शादीशुदा लिखा है तो तलाक का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। कुंवारे हैं लिखना कि तो पूरी कौम को पता है, देखिए उन्होंने लिखा है कि मैं मुतल्लिका, मैं लीगल साइड की बात कर रहा हूं कि उसके साथ यूनियन काउंसिल का तलाकनामा लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है जी वो, बिल्कुल है, लेकिन वो जो तारीखों का बन रहा है बीच में गड़बड़ नहीं हो सकती, जो तारीखों का गड़बड़ बन रही है वो मैच नहीं करती। नजम भाई एक चीज है कि सेक्शन 7 पे जो है भट्टी साहब का पूरा कंसेंसस है, यानी ठीक है ना, इस पर है ना। अब वो भी कहते हैं बिल्कुल होगा, हाँ ठीक है ना, हम तीनों को नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, क्योंकि ये ट्रायल जो है बेसिकली
हम तीनों में से कोई भी वकील नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सही। लेकिन अब अगर फर्ज करें उस फाइल में या उस शहादत में सर्टिफिकेट ना दिया गया हो, फिर तो एडमिटेड फैक्ट है कि सेक्शन 7 जो है उसकी वायलेशन हुई है और जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करना पड़ेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इसका फैसला आना है, वो फैसला एक अदालत दे चुकी है, सजा दे चुकी है, अब दूसरी अदालत से रिजेक्ट हो चुका है। हाँ जी, एक अदालत सजा दे चुकी है, दूसरी अदालत में मामला पेंडिंग है और उसका फैसला आना है। और ये सारे फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि उस फैसले में और सारी शहादत में जो है वो होंगी। लेकिन बात ये है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार होते हैं या हुक्मरान होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो रोल मॉडल होते हैं। उनको जो है बिल्कुल ऐसे मामलात में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उनको जो है वो इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब आपने अगर उस वक़्त ख्याल नहीं रखा तो अब आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो इसलिए बात ये है कि देखें, दो चीज़ें, हम मुसलमान हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो ना चाहते हुए भी मतलब हमें दीन से हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि कोई भी ऐसा कानून हम नहीं बना सकते, आर्टिकल 2, कि जो कुरान और सुन्ना के मुनाफी हो। अब कुरान और सुन्ना में तो ये वाजे है कि इद्दत का कुरान पाक में फरमा दिया गया है। उसका तो फैसला आ जाएगा, लेकिन ये जो काश के ये PMLN वाले जी इखलाकियात की जो बातें करते हैं ना, काश के आप खान साहब के ऊपर कहते वो करप्ट आदमी है। तो कह रहे हैं करप्शन के इतने तो केस है, एक ढेले की भी करप्शन ढेले का नहीं, 190 मिलियन का, 190 मिलियन में मेरे भाई अभी आप लोग खुद ही बता रहे थे तोशा खाना है। क्या फिर तोशा खाना के अंदर एक बंदा जो लॉ के मुताबिक, ठीक है सर, जो एक प्राइस बताएगी वो ये है जी पोजीशन। अच्छा, वो करप्शन है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि तोहफा लेके आगे बेच भी दिया। BMW जो 4 करोड़ की वो 20 लाख में लेके जा रही, वो करप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम रज़ा खोखर साहब, चौधरी मोहम्मद नसीर कंबोज साहब का भी शुक्रिया। और नाज़रीन, यही था आज का प्रोग्राम। देखते हैं कल फैसला क्या आता है और उसके नतीजे में क्या सियासी डेवलपमेंट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।